तो मुमकिन है इस इलेक्शन के शेड्यूल जारी होने के बाद बहुत सारी पार्टियां इस इंतज़ार में हैं कि शायद इस नोटिफिकेशन को इलेक्शन कमीशन या हुकूमत के इस फैसले को आगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। तो लोगों के अंदर जो इबहम और गलतफहमी पाई जाती है उसको दूरी के हवाले से इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर और निगरान हुकूमत इस बात को इंश्योर करे कि गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को इलेक्शन हर सूरत में होंगे। इसकी ताख़ीर न इलाके के मुफाद में है न आवाम के मुफाद में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गिलगित टीवी। मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, आज गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी हो चुका है और 15 नवंबर को इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में किस जमात की क्या तैयारी है और क्या आप आगे आने वाले दिन तैयारी के लिए ख़ास दिन है, इस सिलसिले में बात करेंगे। आज हमारे पास शरीक गुफ्तगू दो मुख्तलिफ़ जमातों के मोअज़्ज़ज़ कैंडिडेट हैं। मेरे पहले जो आज के मेहमान हैं हबीबुर्रहमान साहब हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है और हल्का 2 से ही इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और हमारे दूसरे मेहमान खालिद नवीद साहब हैं, हल्का 2 से ही इनका ताल्लुक़ है और हल्का 2 से ही इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी अवामी लीग से इनका ताल्लुक़ है। सदर भी हैं इस जमात के, नई जमात है और इनके हवाले से आज हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। हबीब साहब, सबसे पहले आप ये बताइए, ये आपका मेरे ख़्याल में दूसरा तीसरा इलेक्शन है। इस दफ़ा कोई ज़बरदस्त किस्म की आपने तैयारी की है? क्योंकि आपके हल्के में तो ज़ाहिर है हेवी वेट्स है जो बाकी जमातों के हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, आपने हल्के में सियासी हवाले से तैयारी की जहाँ तक बात की है, मैं दूसरी मरतबा जमात इस्लामी की तरफ से इस हल्के में इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहा हूँ। पिछले साल भी हमें थोड़ा सा टाइम शार्ट मिला था, उस अरसे में हमने भरपूर तैयारी नहीं की थी। पहली मरतबा हल्के में उतर रहे थे तो हमें उस हद तक अवामी पजीराई नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जो 5 साल का अरसा हमने गुजारा है हल्के के अंदर, मुख्तलिफ़ हवालों से लोगों के साथ इंटरेक्शन रहा है, सोशल सर्विस के हवाले से, खिदमत के हवाले से, सियासी उमूर और इशूज़ के हवाले से। हम पुरउम्मीद हैं इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, इंशाअल्लाह इस दफ़ा इस हल्के में हम सरप्राइज़ देंगे। जहाँ तक दूसरे कैंडिडेट्स के जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि हल्के के अंदर उनके हवाले से लोगों की मुख्तलिफ़ आरा पाई जाती हैं। पहली चीज़ जो हम समझते हैं वो ये कि हमारे जो मद्द मुकाबिल इस वक्त मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, जिनको आप बड़ी शख्सियत तस्वुर करते हैं, पीटीआई समझते के भी हैं। हैं। हाँ, पीटीआई के भी हैं। पीटीआई का तो खैर बरअसर इक़्तिदार नहीं रहा, वो तो पब्लिक ऑफिस होल्ड उसने किया नहीं है, इलेक्शन लड़ते रहे हैं। जहाँ तक मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम समझते हैं अरसा 20-25 सालों से इस इलाके के अंदर मुख्तलिफ़ नौइयत में मुख्तलिफ़ हवालों से वो बरसर इक़्तिदार रहे हैं, लेकिन अवामी सतह पर उनको पजीराई इसलिए नहीं मिल रही कि उन लोगों ने यहाँ के लोगों के साथ सियासी जो वादे वईद किए थे उस पर वो पूरे नहीं उतरे। हकीकी मानों में इक़्तिदार में रहने के बावजूद भी उन्होंने सही पैमाने पर सही तरीके से डिलीवर नहीं कर सके, जिसकी वजह से लोग उनसे मुतनफ़र हैं, नफ़रत का जो इज़हार करते हैं। हम समझते हैं कि सियासत जो कि हमारे नज़दीक खिदमत और सियासत इबादत के ज़ुमरे में आती है। इन लोगों की रवियों और रविशों की वजह से, इन लोगों के तरीके इक़्तिदार और इख्तियार की वजह से लोग इससे मुतनफ़र हो चुके हैं। वो शोबा जिसको इबादत का दर्जा दिया जाता था, बदबख्ती से आज सियासत एक गाली बन के रह चुकी है। ठीक है हबीब साहब, माजी में तो खैर इनकी आवाम में पजराई रही है ना, जिसका मतलब ये सबूत है कि ये इलेक्ट होकर आगे और वोट इन्होंने अच्छे खासे लिए पिछले में भी। तो क्या आप इस दफ़ा के तनाजुर में ये बात कर रहे हैं कि आवामी पजराई इनको नहीं मिलेगी? ज़ाहिरन आप देख लें मीर साहब, यहाँ मैं कहूँ तो बेजा नहीं होगा कि माजी में भी ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना ताकतें, इस्टेबलिशमेंट, नादीदा क़ुव्वतें हैं, जिनका ये वतीरा रहा कि वफाक में जिसकी हुकूमत थी यहाँ पर वो नारा आम हुआ और लोग उस ख़याल में लोगों को यहाँ मैंडेट देते रहे। तो उस मैंडेट के साथ जो हशर इन लोगों ने किया वो भी आपके सामने है। मैं तो स्पेशली आज के इस प्रोग्राम में आवाम से मुखातिब होते हुए कहूँगा कि वो लोग जो बड़े वादों के साथ, नारों के साथ आए हुए थे, उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है और जिसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में 15 नवंबर में लोग इनको दे देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मीडिया के ज़रिए से, दीगर जो कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं, उनके ज़रिए से ये जो वादे करते हैं या लोगों के सामने अब भी ये बड़ी शख्सियात तनावर दरख्तों की शक्ल में नज़र आते हैं, ऐसा नहीं है। सच आप हल्के के अंदर जाएँ, लोगों की सोच, उनके साथ मुलाकातें करें, हम जाते रहते हैं, तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ नताइज तब्दील होने के कई जो है इम्कानात मौजूद हैं। चलें इसके ऊपर बात करते हैं। खालिद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। नई जमात है तो आप अभी तैयारी करने लगे हैं कि नहीं? आपकी तैयारी है कुछ ग्राउंड के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शब्बीर साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें यहाँ मदऊ किया।
تو ہم چونکہ نئی جماعت ہیں لیکن ہم عرصہ 6-7 سالوں سے اس فیلڈ میں رہے ہیں، تو ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. سوشل ورکنگ جہاں بھی ہمیں موقع ملا ہے ہم نے اپنے طور پر علاقے کے لوگوں کی خدمت کی ہے. انشاءاللہ ہم پر امید ہیں اس دفعہ جو ہماری پارٹی ہے پاکستان عوامی لیگ، ہم اس کے پلیٹ فارم سے ہم خود بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی عوام دیکھ رہے ہیں شبیر بھائی، عوام یہ بڑی پارٹیوں سے تنگ آ چکے ہیں اور عوام کوئی حقیقی معنوں میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں. یہ تبدیلی کے نام پر بھی کئی حکومتیں بنی ہیں لیکن تبدیلی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. تو عوام جو ہے اس دفعہ انشاءاللہ نئے چہروں کو عوام موقع دے گی اور اپنے ووٹ کے ذریعے مضبوط کرے گی. صحیح. آپ کی پارٹی نئی ہے اور آپ صدر بھی ہیں، تو پورے گلگت بلتستان سے آپ کتنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر رہے ہیں؟ اس وقت ہمارے پاس کوئی 10-11 کینڈیڈیٹ ہمارے حلقوں میں جو ہے مختلف ضلعوں میں ہمارے ساتھ رابطوں میں بھی ہیں. ہمارے پارٹی کے پلیٹ فارم میں ان لوگوں نے شمولیت بھی کی ہے. اس کے علاوہ بھی ہم جو آگے دیگر ابھی چونکہ کل اعلان ہوا ہے 15 نومبر کا، تو ابھی ہمارے رابطے اور بھی تیز ہوئے ہیں اور ہم جا رہے ہیں مختلف ضلعوں میں اور ہم وہاں سے کینڈیڈیٹ انشاءاللہ اور بھی ہم لائیں گے پارٹی. ویسے آپ کے لیے کافی بڑا ٹاسک بھی ہے کہ آپ پورے گلگت بلتستان میں اگر 15 حلقے یہ کہیں، کیونکہ آپ نے اپنے حلقے پہ بھی توجہ دینی ہے، تو اس کو آپ کر لیں گے؟ پچھلے الیکشن میں ہم نے 7 حلقوں میں اپنی پارٹی کا ٹکٹ دیا اور ہم نے جو ضلع ہیں ضلعی کابینہ تھے ہم نے بنایا ہے، ورکنگ کی ہے پچھلے الیکشن میں ہی. چونکہ پارٹی اتنی فعال نہیں تھی ہم نے مین حلقوں میں الیکشن نہیں لڑا، لیکن اس دفعہ ہم نے مین حلقوں کو جو ہے فوکس کیا ہے اور دیگر اضلاع میں جو ہے ہمارے کابینہ جتنے بھی ضلع کے کابینہ ہیں وہ اپنے جگہوں پر کام کر رہے ہیں. جی ٹھیک. حبیب صاحب، آپ کی بڑی پارٹی ہے ظاہر ہے پورے پاکستان میں اور پرانی پارٹی ہے، تو اس دفعہ آپ کے خیال میں آپ کے کیمپین میں آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے سینٹرل لیڈرشپ آ جائے گی یہاں پہ کیمپین کے دوران؟ جی میں صاحب، جہاں تک آپ نے سینئر پارٹی کا تذکرہ کیا ہے، آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ جماعت اسلامی 1941 میں بنی ہے جبکہ پاکستان 1947 میں بنا. آج ہماری عمر جو ہے نا 80 سال اور پاکستان کا عمر 74 سال ہے. پاکستان کے پولیٹیکل پروسیس کے اندر الحمدللہ جماعت اسلامی مختلف ادوار میں مختلف حوالوں سے شریک بھی رہی ہے. بعض اوقات ہم نے اس پولیٹیکل پروسیس یعنی الیکشن کے مرحلے سے باہر بھی رہے ہیں، بائیکاٹ بھی کرتے رہے. الحمدللہ اب تک سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں ہماری نمائندگی بھی موجود ہے. تو جہاں تک گلگت بلتستان میں جماعت اسلامی کا تعلق ہے، جی بھی میں الحمدللہ اس وقت کوئی 13 کے قریب ہمارے کینڈیڈیٹ حلقوں سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. 13 کینڈیڈیٹ اس دفعہ فائنل ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو لوگ جس انداز سے پسند کرتے ہیں، جس انداز سے ہمیں پذیرائی بخشی جا رہی ہے، انشاءاللہ العزیز اس علاقے کے اندر منتخب ہو کے اسمبلی میں پہنچنے کے بعد لوگوں کے جو حقیقی معنوں میں ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو اجاگر کرنے میں اور ان کو حل کرنے میں جماعت اسلامی وہ کن ایشوز کے اوپر آپ فوکس کریں گے؟ جو مسائل تو بہت سارے ہیں. یقیناً میر صاحب، جماعت اسلامی ایک سلوگن کے ساتھ، ایک منشور کے ساتھ اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہے. ہمارا سلوگن ہے پرامن گلگت بلتستان اور خوشحال گلگت بلتستان. اس سلوگن کے ساتھ ہم اتریں گے. جہاں تک دیگر پارٹیوں کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں گزارش کروں گا کہ انسانی بنیادی جو ضروری چیزیں ہیں بیسکلی کہ انسان کے لیے زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے ان کے لیے پاس جو بنیادی ضروریات ہیں ان میں سے تعلیم ہونی چاہیے، صحت ہونا چاہیے، اس کے بعد ان کے دیگر جو ضروریات زندگی ہیں، تو ڈیولپمنٹ ہے، صاف پینے کے جو ہے نا منصوبے ہیں، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع ہیں، ترقی کے مواقع ہیں، امن کے حوالے سے کچھ ایشوز ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اس کے اوپر فوکس کرنے والی بات ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ گزشتہ جو دور میں ادوار میں جو حکومتیں رہیں یہاں پیپلز پارٹی کی، بالخصوص میرے حلقے سے جن لوگوں کا اس وقت مقابلہ ہے، پیپلز پارٹی کی جمیل صاحب ہیں اور ایکس سی ایم صاحب ہمارے حفیظ صاحب ہیں، جن کے ساتھ گزشتہ الیکشن میں بھی ہم سامنے تھے، اب بھی ہم انشاءاللہ والعزیز ان کے مد مقابل کھڑے آپ کو نظر آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں لوگوں نے 2-3 دفعہ ان لوگوں کو باریاں ملی ہیں. پاکستان کی طرح جی بھی میں ان لوگوں کو باریوں کا یہ انتظار میں بھی رہتے ہیں اور ان کو باریاں شاید اب کی بار ان کو باری نہ ملے، کیونکہ لوگ سمجھ بھی چکے ہیں اور ان لوگوں کے اندر یہ شعور بھی آیا ہے. یہ سلوگن آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت، یہ سلوگن تو پی ٹی آئی کا بھی ہے کہ یہ تو باریاں لے چکے ہیں، اب ہماری باری ہے. تو مقابلہ مجھے لگتا ہے آپ پی ٹی آئی سے شاید کرنے کے موڈ میں. آپ بالکل جی بجا فرما رہے ہیں. ہم پی ٹی آئی کے حوالے سے ذرا یہ گزارش کرتے چلیں گے، گلگت بلتستان کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں رہی. ایک آدھا اسمبلی میں ان کی نمائندگی پچھلی اسمبلی میں تھی. البتہ یہ کہ وفاق میں ان کی حکومت موجود ہے. ان 2 سالوں میں فیڈرل میں حکومت میں رہتے ہوئے ان لوگوں نے صحیح معنوں میں لوگوں کو مطمئن یہ نہیں کر سکیں. سیدھی سی بات ہے. جس تبدیلی کے سلوگن کے ساتھ، نعرے کے ساتھ یہ آئے تھے
तब्दीली वाकई आपके सामने मेरे सामने नज़र आ रही है। महंगाई की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में, बदअमनी की सूरत में, फ़साद की सूरत में, आलमी सतह पे जो है ना अपने तशख़्ख़ुस को बर्बाद करते हुए इन सारी सूरतों में जो नज़र आ रही है, इससे हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान में मौजूद PTI की हुकूमत को पेश नज़र रखते हुए शायद इनको यहाँ वो मैंडेट ना मिले। लेकिन साथ ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये हम महसूस कर रहे हैं पब्लिक के अंदर कि PTI के हमारे जो दोस्त हैं या जो कैंडिडेट हैं या यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, वो इस इबहाम में हैं। हम समझते हैं कि इस गलतफहमी में हैं कि शायद माजी की तरह इस दफ़ा भी यहाँ पे वो तारीख़ दोहराई जाए कि वफाक में जिसकी हुकूमत है शायद GB में उसकी हुकूमत हो। ऐसा मुमकिन होता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। तो हम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इस रवैये के दरमियान जो है रास्ते में हम हायल हैं, लोगों को अवेयरनेस देंगे, शऊर देंगे कि कतान इस खित्ते के अंदर एक बार फिर लोगों को इस तरह जो है ना वो लोगों को धोखे में रख के बार बार लोगों के साथ ज़्यादती और नाइंसाफ़ी कतन होने नहीं देंगे। सही। चलिए इस बात पे वापस आते हैं कि वफाक में जिस पार्टी की हुकूमत होती है उसका कैंडिडेट शायद फ़ायदा उठाता है, ये परसेप्शन किस हद तक सही है। दूसरी उस पर खालिद साहब आप ये बताइए कि मंशूर तो मैं देख रहा था आपके जो सेंट्रल पार्टी की तरफ से है, तो कम वेश यही मंशूर आप इस गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी जी, लेके आए हमारा हैं? यही मंशूर के हवाले से हम इसी को प्रॉपर इसे चला रहे हैं। हम सेहत के हवाले से फील्ड में काम कर रहे हैं, तालीम के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से और इंसाफ की जो है फौरी फराहमी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक तालीम के हवाले से बात है, हम इस दौरान 6-7 साल जो हम ये पार्टी चला रहे हैं, इसमें हमने कई तलबा को जो होनहार तलबा हैं उनको हमने सालाना फ़ीस उनकी स्कूल की यूनिफॉर्म्स वगैरह अभी भी हम दे रहे हैं। उसके अलावा हमने मेडिकल के जो शोबा है इसमें हमने लोगों के गरीब गुरबा जितने भी हमारे जहाँ तक वसातत है हमने कोशिश की है हम के मुफ्त इलाज के लिए हमने काफ़ी उनके साथ ताउन किया है। उसके अलावा जो है रोज़गार के हवाले से हमने लोगों को छोटे छोटे रोज़गार लगा कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे ख़ानदान उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो हम जो है इंशाअल्लाह अपने तौर पर इसी मंशूर के उस पर हम गिलगित बल्तिस्तान में काम करेंगे। जी हबीब साहब तो हमारे लिए मोहतरम हैं, हम बचपन से इनको देखकर हमारे लिए सभी सियासतदान जो भी हैं हमारे लिए मोअज़्ज़िज़ हैं, मोहतरम हैं। हम उनको देखकर इस फील्ड में हैं, चूँकि हम कमसिन हैं इस वक्त सियासतदानों में जितने भी गिलगित के इस प्लेटफार्म में हैं। तो इंशाअल्लाह हम ये देख रहे हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारी जितनी तवक्कुआत थी उससे ज़्यादा हमें अवामी मैंडेट जो है इस वक्त हमारी सपोर्टिंग में है। इंशाअल्लाह आगे इलेक्शनों में भी मुकाबला अभी हम नहीं बता सकते हैं किसके साथ होगा, क्योंकि पहले यहाँ गिलगित में एक अजीब तरह का इलेक्शन होता था, लेकिन इस दफ़ा चूँकि लोगों में अवाम में अवेयरनेस आया हुआ है तो अवाम आप देख रहे हैं उम्मीदवार भी इस दफ़ा ज़्यादा हैं इलेक्शन में। तो अवाम इंशाअल्लाह नए चेहरों को आगे लाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में कितनी सीटें आप निकालने में कामयाब होंगे, कोई केस आपका है? बस अल्लाह करे इंशाअल्लाह हमें जो है हुकूमत बनाने का मौका मिले। इसको कोई मुश्किल नहीं, अगर काम करे लोग ताउन करे ना तो इंशाअल्लाह जो है कुछ हद तक हमारी उम्मीदें हैं। हमारे पास 1-2 हलकों में या कई हलकों में ऐसे मजबूत कैंडिडेट हैं जिनके हमें इंशाअल्लाह हम पुरुमीद हैं उनसे। हम सही। हबीब साहब वफाक में PTI की हुकूमत है, आप समझते हैं कि यहाँ पे फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे? देखें कल तक सूरत हाल तो कदर मुख्तलिफ थी। आज आप देख रहे हैं मीर साहब आलमी बदलते हुए सियासी हालात के तनाजुर में इस वक्त जो कौमी सियासी सूरत हाल है हमारे सामने, बिलखसूस गिलगित बल्तिस्तान के आइनी स्टेटस के हवाले से अभी अबूरी और आइनी सूबे का जो तस्करा चल रहा है और बिलखसूस लास्ट टाइम जो APC हुई इस्लामाबाद में, इन सारे सियासी हालात को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तर सियासी जमातों का मुश्तरका जो अलामिया जारी हो गया और मीडिया के ज़रिए से भी ये बात शदुमत के साथ महसूस की जा रही है कि इस कौमी सतह पे या सूबाई सतह पे अब तक जितने इलेक्शंस हो गए हैं वहाँ पे नादीदा क़ुव्वतें, पोशीदा ताकतें जो अक्सर व बेशतर मुतहरक रही हैं, लोगों के मैंडेट के ऊपर ढाका डाला गया है, इंतखाबात को जो है ना वो शफाफ होने नहीं दिया गया। तो अब मुझे लगता है इस तरह है कि दुनिया भर की नज़रें इस खित्ते के ऊपर हैं, आने वाले इलेक्शन के ऊपर हैं। मीडिया में बड़ी ज़ोर शोर के साथ इस बात को महसूस किया जा रहा है कि पाकिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में माजी में होने वाले इलेक्शनों की तरह यहाँ पे अब की बार ये इलेक्शन शायद इस तरह ना हो। दुनिया की नज़रें यहाँ लगी हुई हैं। तो हम उम्मीद ये रखते हैं
کہ لوگوں کی عین جو ان کے خیالات ہیں، احساسات ہیں، یا ان کے جو تحفظات ہیں ماضی کے الیکشن کے اوپر، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کم از کم اس دفعہ گلگت بلتستان میں الیکشن کو صاف اور شفاف اس کا انعقاد کو یقینی بنایا جائے، تاکہ لوگ دلچسپی کے ساتھ، شوق اور شغف کے ساتھ اس پروسیس کا حصہ بنیں اور حقیقی معنوں میں جو ان کے صحیح میرٹ کی بنیاد پہ لوگوں کا انتخاب کریں، جو حقیقی معنوں میں عوامی مسائل کو اجاگر کر سکیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اگر یہ الیکشن اسی طرح ہائیجیک ہوتے رہے تو لوگوں کا الیکشن کے پروسیس کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا، اور پھر وہیں سلسلہ ہوگا کہ لوگ جو نا ایک دوسرا راستہ اختیار کریں گے جو قطعاً اس علاقے اور پاکستان کے مفاد میں شاید نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ جو عبوری حکومت اس وقت چل رہی ہے، آپ اس کا رول کیسے دیکھتے ہیں؟ وہی کوئی 35 پنکچر والا تو بعد میں نہیں ہوگا، نہیں یہ ٹھیک رہیں گے؟ نہیں، ویسے تو اب تک تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی، دیکھا جائے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہوگا وہ علاقے کے مفاد میں لوگوں کی ترجمانی کے مطابق کوئی ایسا سیٹ اپ بنایا جائے جو تمام طبقۂ زندگی سے تعلق رکھ سکیں، ان کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ اس علاقے کے اندر جہاں قیام امن، تعمیر اور ترقی کے حوالے سے بات ہوگی، ان کا جو مین ٹاسک ہے، ان کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ڈیلیور کرنا حقیقی معنوں میں کہ صاف و شفاف انتخابات، تاکہ انتخابات کے بعد لوگوں کو یہ اعتراض نہ ہو، یہ تحفظات نہ ہو، شکوک و شبہات نہ ہو کہ الیکشن جو ہے نا ایک بار پھر دھاندلی کی نظر ہو گئے۔ تو کوشش شاید ان کی ہو کہ یہ دوسری طاقتوں کے جو ہے نا ہاتھ چڑھ جائیں، لیکن ہم انشاءاللہ العزیز موقع نہیں دیں گے ان کو کہ یہ اپنے جو ہے نا اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ صحیح، آئینی صوبہ اور عبوری صوبہ، اس کی بڑی بحث چل نکلی ہے، تو آپ کا کیا اس کے اوپر موقف ہے؟ یہ جو گنڈاپور صاحب کا بیان تھا، انہوں نے تو خیر سیدھے سیدھے آئینی صوبہ کی بات کی تھی، لیکن شاید اب کچھ بیان بات میں یہ آ رہے ہیں کہ عبوری صوبہ یہ ایک سلوگن ہے کہ نہیں، یہ آپ کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ میر صاحب دیکھیں، یہ جو ہم سمجھتے ہیں اس وقت جو ملک کے اندر گلگت بلتستان کے آئینی اور عبوری صوبے کا جو تذکرہ چلا ہے، تمام میڈیا کے اندر بھی، فورمز کے اندر بھی، سیاسی تنظیموں کے اندر بھی یہ بات زیر بحث ہے۔ میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان جو اس کی ایک پہچان ہے، شناخت ہے، جو ریاست جموں و کشمیر کی ایک اکائی کے طور پر ریاست کا حصہ رہی ہے۔ جماعت اسلامی کا موقف ہے اس حوالے سے کہ گلگت بلتستان کو کسی بھی طرز کا سیٹ اپ دیا جاتا ہے، سوائے متنازع کشمیر، مقبوضہ کشمیر کی جو موجودہ حیت ہے اور اس کی جو عالمی سطح پہ اس کی جو شناخت ہے، پہچان ہے، اس کو متاثر کیے بغیر گلگت بلتستان کو اگر کوئی اسٹیٹس مل بھی جاتا تو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، چونکہ 74 سالوں سے کشمیری بھائیوں نے جو قربانیاں دی ہیں، لاکھوں کی جانیں وہاں قربان ہوئی ہیں، عصمتیں لوٹ گئی ہیں، لوگوں کی جائیدادیں تباہ ہو گئی ہیں، سیاسی جو ان کا امیج تھا وہ ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بحث چل رہی ہے نا اس وقت کہ 5 اگست کا جو واقعہ ہے، انڈین گورنمنٹ نے ریاست جموں کشمیر کا جو کیا اپنے آئین کا حصہ بنا کے اس کو ضم کر کے، ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی اگر موجودہ حکومت یہ نیت رکھتی ہے، یہ عزم رکھتی ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر انڈین گورنمنٹ کا جو اقدام ہے اس کو دہرانے والی بات ہے تو ہم اس کی قطعاً حمایت نہیں کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت وفاقی حکومت یہاں کی تمام سٹیک ہولڈرز کو، دینی اور سیاسی جماعتوں کو، پاکستان کی قومی سطح کی جو جماعتیں اور تحریکیں موجود ہیں، لیڈرشپ موجود ہے، ان کے ساتھ بٹھا کے مشاورت میں شامل کر کے ان کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے، بلکہ ترجیحی بنیادوں پر رائے کو احترام دیتے ہوئے کوئی ایسا سٹرکچر، کوئی ایسا سیٹ اپ اگر دیتے ہیں تو ہم اس کی ضرور حمایت کریں گے۔ مسئلے کشمیر کو متاثر کیے بغیر گلگت بلتستان کو اگر کوئی سیٹ اپ ملتا ہے تو ہم اس کو سراہیں گے بھی، اس کی تائید بھی کریں گے۔ صحیح ہو گیا۔ خالد صاحب، آپ کے خیال میں آنے والے الیکشن فری فیئر ہوں گے، صحیح ہوں گے؟ انشاءاللہ، چونکہ کل ایک اے پی سی جو پنجاب میں ہوئی آل پارٹیز، تو اس میں بھی اس ایشو کو کافی ہائی لائٹ کیا گیا۔ تمام پارٹی کے جتنے چیئرمین ہیں بڑی پارٹیوں کے، ان سب نے اس ایشو کو کافی، گلگت بلتستان کے الیکشن ورنہ اتنے ہائی لائٹ نہیں ہوتے تھے، اس سال کافی ہیں، تو میرے خیال میں اس سال جو ہے اداروں کی جو انٹرپشن ہوتی تھی وہ اس دفعہ نہیں ہوگی جی۔ اچھا، کم سے کم شفاف ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے جو چیف صاحب ہیں شہباز صاحب، وہ بھی دن رات محنت کر رہے ہیں اور الیکشن کو انشاءاللہ یقینی بنائیں گے، اور ان کی محنتوں سے یہ 15 نومبر ڈیٹ ملی ہے، ورنہ تو یہ الیکشن ہمیں ملتوی نظر آ رہا تھا۔ صحیح، یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، بلکہ 2 دفعہ ہوئی، 1 دفعہ کی بجائے، اس میں آپ کی شرکت ہوئی تھی؟ جی، ہماری شرکت دونوں آل پارٹیز کانفرنس میں ہوئی تھی۔ صحیح، تو الیکشن ہونے کے حوالے سے آپ کی فرم رائے ہے کہ اس سال ہونے چاہیے، کیونکہ بعض حلقوں میں بعض جماعتوں کی طرف سے ہچکچاہٹ کا غالباً مظاہرہ کیا گیا ہے کہ اگر الیکشن اس سال نہیں بھی ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ سمجھتے ہیں نہیں، کہ اس یہ سال ہونے الیکشن، جہاں تک الیکشن کی بات ہے، وہ ایک جمہوری عمل ہے، اس کا تسلسل رک جانا، ایک جمہوری عمل کا رک جانا ایک اچھی بات نہیں ہے۔ ایک آئینی اور قانونی کہیں پر بھی الیکشن روکنا یا پروسپون کرنا
किसी भी उसमें नहीं होता है, लेकिन इलेक्शन होना चाहिए और जमहूरी तरीके से अपने टाइम पर होना चाहिए, यही जमहूरियत का हुस्न है जी। सही। एक आखिरी सवाल आपसे, आम तौर पे वफाक में जिसकी हुकूमत होती है उम्मीदें और नज़रें उस तरफ होती हैं ना, तो आपकी जमात भी नहीं है, तो आपके लिए खासा मुश्किल काम नहीं होगा उस नरेशन को काउंटर करने के लिए कि आप हमें वोट तो दें लेकिन फिर कोई बुनियाद ऐसी बड़ी नहीं है, ये भी नहीं कह सकते कि फ़िलहाल हमारी वफाक में कोई जमात है, हम आपको आइनी पैकेज देंगे या कोई वादा वईद भी कर सकेंगे। तो आप समझते हैं कंपटीशन आपके लिए हालात काफ़ी टफ हैं? जहाँ तक आइनी बात आती है, आइनी हैसियत की, गिलगित के हर साल इलेक्शन के दौरान में ये एक आइनी बहस छिड़ जाती है, लेकिन इसका हल हमारा जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री और गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियन और या जितने भी मेंबरान असम्बली होंगे वो मिलकर इस चीज़ का हल निकालेंगे। और इंटरनेशनल इशू है गिलगित बल्तिस्तान आजकल सीपेक की वजह से, चाइना भी कह रहा है इनको जो है बाकायदा तौर पर सूबाई शक्ल दी जाए, इख्तियार की जाए इस GB के हवाले से। चूँकि कश्मीर का मसला हमारे लिए एक अहम इशू है, इस वजह से GB के अवाम ने आज तक इस बारे में कोई संजीदगी से वो नहीं किया था, लेकिन अभी चूँकि सीपेक के मामले की वजह से गिलगित बल्तिस्तान एक इंटरनेशनल लेवल पर एक मशहूर हुआ है, तो सभी कह रहे हैं कि इनको इनका आइनी हक दिया जाए, लेकिन कश्मीर का उसको नुकसान न पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए बगैर। हबीब साहब, इलेक्शन में आप क्या समझते हैं, किसी और पार्टी के साथ कोई अलायंस सीट एडजस्टमेंट के चांसेस हैं? मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि इलेक्शन होते हुए तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम मुतालिबा करेंगे। ठीक है, इसकी भी ज़रा वजह बताएं कि आपको क्यों नज़र नहीं आ रहा? साहब, जो आपने हमारे साथी से जो सवाल पूछे तो सवाल से वजाहत करता चलूँ कि देखें, इलेक्शन का एक माहौल बनता है, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनकी तैयारियां तो मुकम्मल हैं, लेकिन जो इलेक्शन का माहौल मुहिम की सूरत में नज़र आता था वो हमें इस वक्त 24 हल्कों में कम व बेश एक आधा हल्कों के अलावा कहीं नज़र नहीं आता है। तो ये एक इबहाम अवाम के अंदर पाई जाती है कि शायद इलेक्शन ताख़ीर से हों या मौखर हो जाएँ। तो हमारा मुतालिबा ये होगा कि इस ताख़ीरी हरबे से निकलते हुए हुकूमत, निगरान हुकूमत भी और इलेक्शन कमीशन भी अपने टाइम पे इलेक्शन करवा दें। इसकी दूसरी वजाहत में ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो निगरान सेटअप इस वक्त मौजूद है, इसका जो आइनी हैसियत है या जो स्टेटस है, यानी ये विदिन 60 से 90 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने इलेक्शन करवाना है। 60 दिन तो क्या, अभी 3 महीने भी पूरे हो गए। इनकी एक्सटेंशन के हवाले से भी ताहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, नहीं मालूम इसके हवाले से क्या फ़ैसला आगे हुकूमत करती है। तो मुमकिन है इस इलेक्शन के शेड्यूल जारी होने के बाद बहुत सारी पार्टियां इस इंतज़ार में हैं कि शायद इस नोटिफिकेशन को इलेक्शन कमीशन या हुकूमत के इस फैसले को आगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। तो लोगों के अंदर जो इबहाम और गलतफहमी पाई जाती है, उसको दूरी के हवाले से इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर और निगरान हुकूमत इस बात को इंश्योर करे कि गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को इलेक्शन हर सूरत में होंगे। इसकी ताख़ीर न इलाके के मुफाद में है न आवाम के मुफाद में, चूँकि जो पॉलिटिकल प्रोसेस हो, जिस तरह मेरे भाई ने अर्ज़ किया, इस पॉलिटिकल प्रोसेस को जो आप ताख़ीर का शिकार करेंगे, ये कतन किसी के मुफाद नहीं है। जहाँ तक आपने अलायंस की बात की, सीट एडजस्टमेंट की बात की है, हम समझते हैं कि दीनी सियासी जमात के होते हुए पाकिस्तान में भी, आज़ाद कश्मीर में भी, इससे पहले भी दीनी और सियासी जमातों के बीच में अलायंसेस होते रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट होती रही है। सियासत में कोई बात, वो कोई फ़ैसला हर आखिर नहीं होता। हमने अपने दरवाजे लोगों ने हमारे लिए भी खुले रखे हैं, हमने लोगों के लिए खुले रखे हैं। तो ये कोई बैद नहीं है कि किसी के साथ कोई अलायंस या एडजस्टमेंट ना हो। ये सियासत का हिस्सा है और हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, लेकिन हम अपने एक तशख़्ख़ुस के साथ, एक पहचान के साथ, शनाख्त के साथ इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हल्के तमाम हल्कों में जहाँ जहाँ जमात इस्लामी के कैंडिडेट मौजूद हैं, अपने स्लोगन के साथ, मंशूर के साथ, विजन के साथ इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ दिगर दीनी और सियासी जमातों के मद्दे मुकाबले अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। लेकिन सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते हैं, ये इम्कानात में शामिल है। सियासत में दरवाजे हमेशा खुले हैं। बहुत शुक्रिया हबीब रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से ज़रूर नवाज़ें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।